नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा और जेडीयू में घमासान। भाजपा और जेडीयू में आधे आधे के फॉर्मूले पर बात अड़ सकती है और भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी का बड़ा बयान, कहा बिहार में आम नागरिकों का चैन से सांस लेना मुश्किल, सिर पर चढ़कर नाच रहे अपराधी। और तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि बढ़ते अपराधों के बीच सीएम नीतीश कुमार ने की तीसरी बैठक और दिए निर्देश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में नीतीश सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार, जेडीयू आधे आधे के फॉर्मूले पर अड़ी, बढ़ सकती है भाजपा की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में जेडीयू को कम सीटें मिलने के बावजूद नीतीश कुमार पार्टी और दोनों सदनों में खुद को मजबूत रखने के साथ साथ गठबंधन में भी अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। ऐसे में वह एनडीए पर लगातार दबाव बना रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर ग्रहण लग गया है। यह ग्रहण सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार पर नहीं लगा है, बल्कि राज्यपाल कोटे के विधान परिषद में मनोनयन पर भी लगा है। दरअसल बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिस तरह लोकसभा चुनाव के दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार में आधी सीट पर भाजपा और आधी पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, उसी तरह बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार किया जाए। लेकिन भाजपा इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये दोनों काम अब इस साल नहीं होंगे। इसके लिए 1 महीने से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। सीटों के गणित के मुताबिक भाजपा का 20 से 22 और जेडीयू का 12 से 14 का कोटा बनता है। इसमें एक मंत्री वीआईपी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के कोटे में जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि मंत्रिमंडल में भाजपा 17, जेडीयू 17 और हम वीआईपी के एक सदस्य को जगह मिले। वहीं भाजपा नए जनादेश के मुताबिक मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहती है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा चुकी है। अब इसके बाद मंत्रिमंडल में जो कोटा है उसमें संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल तय किया। जानकारी के मुताबिक जेडीयू मंत्रिमंडल में आधी आधी सीट की जिद पर अड़ा है। पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि बिहार चुनाव में जेडीयू की यह हालत लोजपा की वजह से हुई है। लोजपा भाजपा की ही साथी है, ऐसे में भाजपा को ही इसका भुगतान करना होगा। यहाँ पर मंत्रिमंडल और राज्यपाल मनोनयन बराबर बराबर पर होना चाहिए, तभी कुछ बात बनेगी, नहीं तो भाजपा को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने कहा बिहार में आम नागरिकों का चैन से सांस लेना मुश्किल, सिर पर चढ़कर नाच रहे अपराधी। जी हां दोस्तों, बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल ने सूबे की नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सूबे में आम नागरिकों का सांस लेना मुश्किल हो गया है, अपराधी सिर पर चढ़कर नाच रहे हैं। आरजेडी ने अपने आधिकारिक हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा कि बिहार में इतनी लचर कानून व्यवस्था है कि अपराधी आम नागरिकों के सिर पर चढ़कर नाच रहे हैं। सरकार मदमस्त सोई है और नागरिकों का चैन से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। नीतीश कुमार की सरकार की बेपरवाही में है। बता दें कि इससे पहले आरजेडी ने किसानों की हत्या को लेकर सरकार को घेरा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बढ़ते अपराधों के बीच सीएम नीतीश कुमार ने की तीसरी बैठक, दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, बिहार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। अपराधी जब और जहां चाह रहे आराम से घटना को अंजाम दे रहे और पुलिस सिर्फ मातम पुरसी कर रही है। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को रोकने को लेकर सीएम नीतीश 1 महीने के भीतर 3 बार लॉ एंड ऑर्डर पर हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। पटना के एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम नीतीश कुमार ने बैठक में सभी जिलों के डीएम व एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री आज शनिवार को भी कानून व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग कर सभी डीएम एसपी को कई निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को साफ साफ कहा कि विधि व्यवस्था बनाए रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि क्राइम कंट्रोल के लिए पूरी मजबूती के साथ काम करें। विधि व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की पहली जिम्मेवारी है। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था के सख्त होने से राज्य में हो रहे विकास कार्यों का वास्तविक लाभ लोगों को मिलेगा। रात्रि गश्ती के साथ साथ नियमित गश्ती भी अनिवार्य रूप से करें। शराबबंदी का सख्ती से पालन करें। धंधेबाजों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। ओवरलोडिंग और ट्रैफिक जाम को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष नजर रखें। उनके खिलाफ हो रहे अपराध में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। भूमि विवाद के समाधान के लिए सभी संबंधित अधिकारी नियमित रूप से बैठक करें। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार व बिहार के पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल की उपस्थिति में सीएम नीतीश ने हर हाल में अपराध नियंत्रण करने के निर्देश दिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार एनडीए में नहीं है, ऑल इज वेल,
आखिर कब होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार? बीजेपी जेडीयू के बीच फंसा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को बने लगभग 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से राजनीतिक गलियारे में सवाल उठने लगे हैं। अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए के दोनों प्रमुख घटक दल जेडीयू और भाजपा के बीच अभी विभागों को लेकर तालमेल नहीं बन पा रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जेडीयू मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खुद रुचि नहीं दिखा रहा है। वजह साफ है कि यदि कैबिनेट विस्तार होगा तो जेडीयू के मुकाबले भाजपा के अधिक विधायक मंत्री बनेंगे। मंत्री नहीं बनने वाले विधायकों की नाराजगी जेडीयू मोल नहीं लेना चाहता है। ऐसे जेडीयू चाहता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार जितने दिन टल सकता है टले। मौजूदा विधानसभा में भाजपा के पास 74 और जेडीयू के पास 43 विधायक है। जानकारों की माने तो जेडीयू और भाजपा दोनों पार्टियों से शामिल होने वाले नए मंत्रियों की संख्या पर भी सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है। राष्ट्रीय पार्टी को कैबिनेट में अधिक हिस्सेदारी मिलना तय है। अधिकतम 36 मंत्रियों में से जेडीयू के कोटे से 14 तो भाजपा से 18 से 20 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, अशोक चौधरी जैसे वरिष्ठ मंत्रियों के पास 5-5 मंत्रालयों का भार है। कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनके पास 2 से 3 मंत्रालय हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा नेता ने मोदी सरकार पर कसा तंज, कहा ये किस तरह का लोकतंत्र। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर किसानों का आंदोलन 17 दिन से जारी है। किसान नेताओं ने कृषि कानूनों में संशोधन करने के सरकार के प्रस्ताव को बुधवार को खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि वे शनिवार को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को बंद करेंगे। इसी बीच सपा नेता नरेश उत्तम अग्रवाल ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। सपा नेता ने कहा कि रोज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, लेकिन मोदी जी ने किसानों की दुर्दशा कर दी है। किसान अपने द्वारा पैदा की गई फसल का सही दाम नहीं पा सकता, तो फिर ये किस तरह का लोकतंत्र है। उधर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के मद्देनजर किसानों के टोल को बंद करने के ऐलान के बाद आज अंबाला में शंभू टोल प्लाजा को टोल फ्री कर दिया गया और टोल प्लाजा प्रभारी रवि तिवारी ने बताया कि कल रात 12 बजे से यह टोल फ्री हो गया है। कुछ किसान आए थे और यह उनके आंदोलन के लिए किया गया है। हमें अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है, यह कब तक जारी रहेगा, लेकिन किसान कह रहे हैं कि यह आज रात 12 बजे तक मुफ्त रहेगा। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार हिसार के खांडा खेड़ी गांव से 5 किसानों का जत्था गुरुग्राम के खेड़की डोला टोल प्लाजा पर पहुंच गया है। पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोक दिया है। जत्थे में शामिल किसानों ने बताया कि उन्हें गुरुग्राम के किसानों ने टोल पर आकर समर्थन देने का आश्वासन दिया था। हालांकि इन 5 किसानों के अलावा खेड़की डोला टोल प्लाजा अभी और किसान नहीं पहुंचे हैं। पुलिस ने 5 किसानों को हिरासत में ले लिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में क्राइम अनकंट्रोल, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश की बैठक जारी। जी हां दोस्तों, एक तरफ बिहार में क्राइम अनकंट्रोल है तो वहीं दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश की लगातार बैठक कर रहे हैं। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नेक संवाद में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। डीजीपी एसके सिंघल के साथ पुलिस मुख्यालय के बड़े अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि बिहार में बढ़ते क्राइम को देखते हुए सीएम लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और उन्हें सख्त निर्देश दे रहे हैं। इससे पहले 9 दिसंबर को सीएम ने डीजीपी समेत सभी अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिस वक्त सीएम क्राइम कंट्रोल को लेकर बैठक कर रहे थे। ठीक उसी वक्त अपराधियों ने दरभंगा में 5 करोड़ से अधिक की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में फिर गर्मा सकता है सीएए और एनआरसी का मुद्दा। नागरिकता कानून के नियम बना रही सरकार, जनवरी तक लागू होने के संकेत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार बहुचर्चित नागरिकता कानून के नियम तैयार कर रही है। गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी दी है। पिछले साल सरकार ने दोनों सदनों में नागरिकता संशोधन विधेयक को पास करा लिया था, जिसके अगले दिन 12 दिसंबर को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करके इसे अंतिम स्वीकृति दे दी थी। हालांकि अभी तक नियम तैयार करने की प्रक्रिया पूरी न हो पाने से नागरिकता कानून अप्रभावी बना हुआ है। नियम तैयार होने के बाद इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और देश भर में नागरिकता कानून लागू हो जाएगा। इसी बीच कानून को लेकर पूर्वोत्तर से एक बार फिर विरोध के स्वर उठने लगे हैं, जो सरकार की चिंता बढ़ा सकता है। भाजपा ने दिए संकेत, जनवरी तक लागू हो सकता है सीएए। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल में कहा कि नागरिकता अधिनियम अगले साल जनवरी से लागू होने की संभावना है। केंद्र सरकार और भाजपा पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में शरणार्थी आबादी को नागरिकता देने की इच्छुक है। साथ ही अप्रत्याशित रूप से उन्होंने घोषणा की थी कि संभावना है कि अगले
अगले साल जनवरी से CAA के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करना शुरू हो जाएगा। अगले साल पश्चिम बंगाल और असम के विधानसभा चुनाव हैं। इन दोनों राज्यों में शरणार्थियों को नागरिकता देने का मुद्दा अहम रहा है, क्योंकि इन दोनों राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। ऐसे में विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इन चुनावों से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम को पूरी तरह लागू करा दिया जाएगा। असम में NRC का मुद्दा फिर गर्मा गया है। दरअसल असम में पिछले साल राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर या NRC की सूची प्रकाशित की गई थी, जिसमें 19 लाख से अधिक लोगों को बाहर कर दिया गया। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए। अब इस सूची को असम सरकार ने अंतिम सूची के बजाय सप्लीमेंट्री सूची बताया है। हाल में एक याचिका की सुनवाई के जवाब में असम सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि पिछले साल प्रकाशित हुए NRC सूची एक सप्लीमेंट्री लिस्ट थी और NRC की अंतिम सूची आना बाकी है। स्टेट समन्वयक की ओर से अदालत को बताया गया कि 31 अगस्त 2019 को छपी सूची में 10,000 नाम फर्जी तरीके से हटा अथवा जोड़ दिए गए। इस सूची से 4800 से अधिक अयोग्य नामों को हटाया जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।